हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षित और आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ CBDC। CBDC स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो आजकल क्या सुनने को आ रहा है, मतलब कुछ कई सालों से हमें क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा सुनने को आ रही हैं। उसके ऊपर रेगुलेटरी रिजीम बनाने की बात हो रही है, लेकिन अभी एक नई चीज़ आ रही है मार्केट में और आने वाले शायद एक साल में आपको उसके बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिले। वो है CBDC। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। सो व्हाट इज़ CBDC, कितने कंट्रीज़ ने CBDC अभी तक निकाल दी है, कितने कंट्रीज़ और लाइंड अप हैं CBDC निकालने के लिए, उस पर काम चल रहा है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे इंटरनेट के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्रोजेक्ट डनबर क्या है, और लास्ट में इंडिया की जो CBDC है उसके ऊपर अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन है। सो CBDC स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इट इज़ नथिंग बट जो आप करेंसी देखते हैं, नोट देखते हैं फिजिकल फॉर्म में, मतलब 100 रुपये का नोट या 500 रुपये का नोट मेरी पॉकेट में है, तो वो तो RBI ने प्रिंट करा था अपने प्रिंटिंग प्रेस में जो नासिक में है, वो मेरे पास फिजिकल फॉर्म में है। लेकिन अगर इसको मैं डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो वो CBDC हो जाएगा। तो एनी सॉवरेन करेंसी दैट इज़ बैक्ड बाय द सॉवरेन अथॉरिटी, या जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है और बैंक है, उसको अगर वो डिजिटल फॉर्म में कर दे वो है CBDC। सो अगर रुपए को मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दूं, डिजिटल फॉर्म में कर दूं, तो वो हो जाएगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो अभी का स्टेटस क्या है, CBDC अभी कितने कंट्रीज़ ने निकाली हुई है? तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने निकाली हुई है। टोटल 10 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी CBDC निकाल दी है, जिसमें से बहुत सारे तो छोटे कंट्रीज़ हैं। जैसे आपने अलबामा का नाम सुना नहीं होगा, जो टेक्सास के पास एक छोटा सा कंट्री है। दूसरा जो वेस्ट इंडियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी एक CBDC निकाल दी है। नाइजीरिया एक छोटा सा अफ्रीकन कंट्री है, वैसे तो वो बहुत फेमस था उसके लिए, जो नाइजीरियन स्कैम होता था कि आपको ईमेल आता था कि आपने इतनी $2.5 मिलियन की लॉटरी जीत ली है, तो आप बस अपना बैंक डिटेल्स दें, हम आपको वो पैसे भेज देंगे। तो अभी उन्होंने वो अपना सिस्टम ख़त्म करके शायद CBDC निकाल दी है, तो उसका नाम है E-नायरा। उन्होंने 25 अक्टूबर 2021 में ये निकाला था। और अभी जो लेटेस्ट कंट्री है जिसने अपनी CBDC ऑफिशियली लॉन्च कर दी है वो है चाइना। तो चाइना ने ऑन 4 जनवरी 2022, इसी महीने ये लॉन्च की है। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये ऑफिशियली लॉन्च करी है, वैसे उसका ट्रायल तो चल रहा था। ट्रायल उनका शेंजन में चल रहा था, ट्रायल उनका बीजिंग में 2021 के मिड में चल रहा था, ट्रायल उनका चेंगडो करके एक प्रोविंस है, वहाँ पे भी उन्होंने उसका ट्रायल किया था बिफोर लॉन्चिंग ऑन 4 जनवरी 2022। सो चाइना का ऑब्जेक्टिव ये है। चाइना मेजर बड़ी इकोनॉमीज़ में, अगर US है, चाइना इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली, हमें पता है। तो जो बड़ी टॉप 10 टॉप 7 कंट्रीज़ हैं ऑन इकोनॉमिक फ्रंट्स, उसमें चाइना ने लीडिंग एज ले लिया है CBDC लॉन्च करके। और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बीजिंग ओलंपिक्स होने वाले हैं फरवरी में, 4 फरवरी से 20 फरवरी तक का शेड्यूल है उनका होने का, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। तो उस टाइम पे जो भी बाहर से लोग आएंगे जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है चाइनीज़ बैंक के साथ, वो इस डिजिटल CBDC या चाइनीज़ CNY इज़ चाइनीज़ युआन, उसके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है या कोई सर्विस अवेल करिए, उसका पेमेंट करना है तो कर सकते हैं। अब चाइना क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है, तो उन्होंने एक और चीज़ कर दी है। उन्होंने वहाँ के जो अपने 2 लीडिंग, जैसे अपने इंडिया में क्या है, गूगल पे या फ़ोनपे या पेटीएम, इन ये प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, इनकी हम मोबाइल ऐप या इनकी सर्विसेज को, डिजिटल सर्विसेज को यूज़ करके हम किसी सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पेमेंट करते हैं। ऐसे चाइना में है टेंसेंट टेक्नोलॉजी की WeChat या WeChat पे, जैसे अभी आप अपना व्हाट्सएप पे ला रहा है इंडिया में, या ला चुका है सॉरी। और दूसरा है अली पे आपको पता है, अली बाबा का एक सब्सिडरी पेमेंट सिस्टम है। तो इन दोनों को उन्होंने मैंडेट किया है, मतलब बोला है कि आपको अपने सिस्टम्स को हमारे साथ इंटीग्रेट करना होगा और अपने सिस्टम्स पे हमारी ECNY या फिर चाइनीज़
डिजिटल युआन के थ्रू पब्लिक को पेमेंट करने की फैसिलिटी देनी होगी। तो चाइना क्योंकि कम्युनिस्ट है तो वहाँ पे मैंडेट जारी होता है, फतवा जारी होता है कि आपको ये करना होगा क्योंकि हमारी करेंसी है, हमें ये चलवाना है। ठीक है। और अब इसके हम समझते हैं कि तो चाइना में ये चलेगा अब, लेकिन कितना सक्सेस होगा इसकी सक्सेस स्टोरी हमें शायद इस साल के अक्टूबर, 1 साल तो लगेगा क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो जो पब्लिक है एकदम से उसको अडॉप्ट कर नहीं कर पाती। फिर कई सारे चैलेंजेस हैं। पहले तो आपको CNY, उनकी एक ऐप है CNY, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसको अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ेगा, और वीचैट पे भी आप उस ऐप को डाउनलोड तो करना ही पड़ेगा, फिर वीचैट के साथ उनको सिंक्रोनाइज करके फिर पेमेंट करना होगा तो आपको पेमेंट कर पाएंगे। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो इनिशियल फेज में आ रहे हैं। शायद इसके बाद चीज़ें और सिंप्लीफाई हो जाएं, लेकिन इसका सक्सेस जो है अगले 6 से 8 महीने बाद पता चलेगा। क्योंकि चाइना बहुत बड़ी इकॉनमी है, चाइना में लोगों के पास पैसा भी है और चाइना के पास पॉपुलेशन भी है कि वो इस चीज़ को, इस टेक्नोलॉजी को या इस सिस्टम को स्केलेबिलिटी दे पाएँ। दूसरा बात करते हैं इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। अगर डिजिटल करेंसीज आ रही हैं दुनिया में, 10 कंट्रीज़ ऑलरेडी हो गए हैं और 87 कंट्रीज़ हैं जिसमें यहाँ काम चल रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें काम चल रहा है अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के को लॉन्च करने के लिए। तो अगर ये आ जाती हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी। रीज़न बीइंग, अभी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए, या फॉरेन आपके बच्चा पढ़ाई करने गया है इंडिया से बाहर, US में या किसी और कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में गया, तो आपको पेमेंट करना है फ़ीस का, तो आप स्विफ्ट ट्रांजैक्शन करते हो। हर एक बैंक की कुछ ही ब्रांचेस के पास वो स्विफ्ट कोड अवेलेबल होता है, हर एक ब्रांच के पास नहीं होता। कि अगर आप छोटे किसी कस्बे में हो तो वहाँ पे ये स्विफ्ट कोड उस ब्रांच का नहीं होगा, चाहे वो स्टेट बैंक हो, HDFC बैंक हो, कोई भी बैंक हो। लेकिन उस वहाँ का कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो वहाँ पे उसका स्विफ्ट कोड होगा। तो आपको जाकर के उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बैंक में जाकर के आपको स्विफ्ट कोड बताना पड़ता था जहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, और फिर अमाउंट ट्रांसफ़र होता था, मतलब होता है आजकल स्विफ्ट कोड। लेकिन जब ये आ जाएगी CBDC तो ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथ हो सकता है, 1 क्लिक पे हो सकता है, और इसका मतलब ये हुआ कि टाइम बहुत कम लगेगा। दूसरा, जो चार्जेस हैं, क्योंकि स्विफ्ट ट्रांजैक्शन में मल्टीपल एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं तो हर का एक कमीशन होता है, तो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो अगर आपको $100 भेजने तो शायद उसके बदले में $2 एक्स्ट्रा लग रहे हैं आपको, तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट शायद कुछ सेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉलर्स भी नहीं होंगे। तो एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा होगा कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है आपको लोगों का, पब्लिक है, बहुत इंटीरियर्स में रहती है, आजकल तो टेक्नोलॉजी 4G है, 5G पे काम चल रहा है, और लोगों के पास धीरे धीरे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, एटलीस्ट बेसिक मॉडल तो आ ही जा रहा है 2GB 3GB रैम वाला। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए ये बहुत हैंडी होगा ये चीज़, क्योंकि हर एक के पास कैश नहीं अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, पर कम से कम डिजिटल फैसिलिटी के थ्रू आप उसको एक सिस्टम प्रोवाइड कर पा रहे हैं जिससे कि वो कोई लोन अवेल करना चाहता है या कहीं ट्रांजैक्शन करना चाहता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं उसके थ्रू उसके बैंक में पैसा आना है, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। तीसरा है, जब सेंट्रल बैंक ही सेंट्रल अथॉरिटी होगा, कोई भी वहाँ जो किसी भी कंट्री का रिजर्व बैंक अगर इशू कर रहा है डिजिटल करेंसी, तो उसके पास चेक्स एंड बैलेंसेस तो होंगे ही, कितना इशू करना है, कितना नहीं करना है, कब मार्केट से उसको सक करना है, किसके अकाउंट में कितना पड़ा है, किस ट्रेड में कितने यूनिट्स ऑफ CBDCs यूज़ हुए थे, दोनों पार्टीज़ या तीनों पार्टीज़ या 4 पार्टी जो इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन है, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो इससे क्या होगा कि जो इलिसिट एक्टिविटी होती है, ड्रग्स का ट्रांजैक्शन, आर्म्स का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये सारी चीज़ों पे थोड़ी लगाम लगाई जा सकती है। एक ये फ़ायदा है, लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ भी हैं जो हमें देखना पड़ेगा। पहला चीज़ तो ये, जब बैंक को या सेंट्रल बैंक को ये सारी चीज़ें पता है, इसके मतलब हम कहाँ जाते हैं, कहाँ रुके थे, क्या खाया था, क्या पिया था, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको रहेगी, तो प्राइवेसी का प्रॉब्लम ज़रूर आएगा। दूसरा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने से जो
जो हमारे जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, जो फैसिलिटेट कराते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या बाकी अपनी डोमेस्टिक इकॉनमी में भी जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस टू बिजनेस, तो उसमें जो वो चार्ज करते हैं तो वो उनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर लोग इस डिजिटल करेंसी को यूज़ करने लगे तो उनके ट्रांजैक्शंस कम हो गए तो उनके मार्जिन्स कम हो गए। और दूसरा ये, अगर ज़्यादा 60-70-80% ऑफ द पॉपुलेशन जो एक्चुअल में यूज़ करती है अभी पेमेंट सिस्टम्स को, वो अगर माइग्रेट कर जाए सीबीडीसी प्लेटफॉर्म पे, तो एक ड्रास्टिक डिक्लाइन आएगा मार्जिन्स पे, जो जिस मार्जिन इन द सेंस जो अर्निंग्स होती है इन कमर्शियल बैंक्स की इन ट्रांजैक्शन सिस्टम्स के थ्रू जो फैसिलिटेट कराते हैं। तो ये एक बैंकिंग सिस्टम के लिए एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चैलेंज होगा कि रेवेन्यू कैसे इंक्रीज की जाए। अगर ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है तो दूसरे कुछ एवेन्यूज बढ़ाए जाए या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करा जाए। दूसरा ये कि जो पेटीएम है, फ़ोनपे है या और ऐसी कंपनीज हैं जो डिजिटल ट्रांजैक्शन या पेमेंट सर्विसेज फैसिलिटी देती हैं, उनका क्या होगा अगर या तो उनको अपने यहाँ पे भी एक जो पेटीएम, जैसे पेटीएम सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हैं तो पेटीएम सेविंग्स अकाउंट में इंडियन सीबीडीसी या इंडियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वहाँ रखने की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। नहीं तो उनका जो इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो वर्थलेस हो जाएगा। क्योंकि अगर खुद गवर्नमेंट अपना कोई एक नया ऐप या नया सिस्टम लेके आ गई और लोगों ने उसी की तरफ रुझान हो गया, तो जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं वो सब फेल हो सकते हैं। तो उनके जो बिजनेस मॉडल्स हैं उनको या सरकार के साथ बैठ करके फिर से वो, जैसे अपना वोडाफोन आइडिया ने मोरेटोरियम ले लिया, तो वैसी कुछ फैसिलिटी उनको लेनी पड़ेगी कि भाई हमें माफ़ करिए, हमें प्लीज़ सहूलियत दीजिए, हमें भी अलाउ करिए कि हम भी अपने प्लेटफॉर्म पे सीबीडीसी रख सकें। नहीं तो हम तो कोई कहीं के नहीं रहेंगे। हम तो इसी मोड से आए थे स्टार्टिंग में, उसके बाद हमने इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और दुनिया भर की चीज़ें बेचनी शुरू कर दी, पर अगर यही नहीं रहेगा तो ऐसा कुछ बिकेगा ही नहीं। इसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट डनबर की। प्रोजेक्ट डनबर कुछ नहीं है, एक प्रोजेक्ट है बिटवीन 4 कंट्रीज़। जो 4 कंट्रीज़ हैं उनका नाम है साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं इन कोलैबोरेशन विद BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये मिल करके क्या कर रहे हैं कि अपने अपने देश की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कैसे उसका यूज़, फॉर एग्जांपल अगर मुझे डॉलर्स भेजना है किसी को, मैंने स्विफ्ट यूज़ कर रहा हूँ और मुझे डॉलर्स वहाँ मेंशन करने पड़ेंगे। पर अगर मैं आपको सेम प्लेटफॉर्म पे स्विफ्ट पे कुछ और भेजना चाहूँ और आप मुझे कुछ और भेजना चाहें तो वो भी फैसिलिटेट हो पाए। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऑस्ट्रेलिया का कोई ट्रेडर है, कोई सामान खरीद रहा है और वो अपना उसको खरीद कहाँ से रहा है, फॉर एग्जांपल मलेशिया से ले रहा है, तो मलेशियन रिंगिट में वो पेमेंट ना करके या US डॉलर्स में ना करके ऑस्ट्रेलियन डॉलर पेमेंट कर दे उसको, और वो वहाँ पे उसको एनकैश करा ले अपने कंट्री में। और मलेशिया का जो ट्रेडर है वो अपना सामान मंगा रहा है फॉर एग्जांपल सिंगापुर से, तो सिंगापुरियन डॉलर या फिर US डॉलर में ना पेमेंट करके वो मलेशियन रिंगिट में पेमेंट कर दे। तो मल्टी CBDC ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म का नाम है प्रोजेक्ट डनबर, जो बिल्कुल इनिशियल फेज पे है। अभी इस पे काम चल रहा है और अगर ये सक्सेसफुल हुआ, इसको शायद इसके चेक्स एंड बैलेंसेस देखने पड़ेंगे, शायद इसको 1.5 साल 2 साल लग जाएगा। तब तक बाकी कंट्रीज अपनी CBDC निकाल रहे हैं अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी में, वो इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ की पब्लिक उनके यहाँ यूज़ करेगी। लेकिन शायद अगले 2 साल बाद आप CBDC यूज़ करना शुरू कर चुके होंगे। और क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर तो बहुत ख़राब है, उसके ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसके प्रॉस एंड कॉन्स समझा दूंगा थोड़ा डिटेल में। प्रॉस एंड कॉन्स इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रॉस एंड कॉन्स ये कि क्यों नहीं उसको लाया जा सकता है, या गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ क्यों नहीं उसको लाने की बात कर रही हैं, उसको लेजिटिमाइज करने की बात कर रही हैं, उसको लीगल करेंसी बनाने की बात नहीं कर रही हैं, उसको क्यों रोका जा रहा है, उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाता हूँ आपको। थैंक यू सो मच।
और आज जब मैं आप हर एक वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, तो आज करेंसी का टॉपिक था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो एक द क्वेश्चन फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो इज़, आपको ये बताना है कि दुनिया में जो ग्लोबल ट्रेड होती है उसमें टॉप 3 करेंसीज कौन सी यूज़ होती हैं। आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में अपने कमेंट्स छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, और आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। ऐसे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।